जय हिंद। तो हम लोग जीव विज्ञान में यहाँ तक ये चैप्टर पढ़ चुके थे और इसके बाद यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये 2 वीडियो में पूरा दूसरा चैप्टर जो है 6 क्लास का साइंस में ख़त्म हो जाए। तो जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल को हम ग्रहण करते हैं तब भोजन को क्या करते हैं, पचाने में हमें शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को बाहर शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। ठीक है, जल इसलिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। क्रियाकलाप 3 में देख रहे हैं, जैसे कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है, कुछ सीमा तक। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से ही हो पाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार अब देखते हैं। संतुलित आहार क्या है? तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे जो है आहार कहते हैं। जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम हो। हमारा शरीर आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक वायु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग एवं चना, किण्वत भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली डोसा होता है ना, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, तेपला अनाज एवं दालों से बना हुआ चीज़। तो केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसे के पोषक तत्व नष्ट न हो। ठीक है, तो ये लेना भी नहीं है। मान लो कि पोषक तत्व ले लिए हैं और उसे पकाने ही नहीं है, उसे कच्चे कर दिए तो भी शरीर के लिए नुकसान करेगा। पूरा उसको अगर जला देंगे तो भी खाने योग्य नहीं रहेगा, तो पोषक तत्व उसमें सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का उसे एक उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? ठीक है, यहाँ पहले देख लेते हैं। तो पहले यह जानने की उत्सुक हैं कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो हाँ, उसमें भी होती है, लेकिन उन सब जैसे कि मांसाहारी जो होते हैं ना, जैसे मान लो कि शेर मांसाहारी है, उसे भी वो सब चाहिए। तो जो मांसाहारी हैं, जिसको मांस का आहार करते हैं, वो भी पेड़ पौधों को ही सेवन करता है और पानी भी पीता है। तो पानी में जितने भी खनिज लवण होते हैं वो मिल जाते हैं, तो पानी को वो पिया, हरे भरे घास को वो खाया, तो वो संतुलित है जानवर। और उस जानवर को शेर खा गया तो शेर को भी संतुलित भोजन मिल गया। तो इस तरह होता है। इसके बाद छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं।
तो सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने में उनमें जो उपस्थिति विटामिन और कुछ जो खनिज लवण होते हैं वो अलग हो सकते हैं, अर्थात वो विटामिन आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा धोना नहीं चाहिए और आलू वगैरह को काट कर नहीं धोना चाहिए, पहले धो कर तब काटना चाहिए। ये नहीं कि अब आलू को पहले काट लिया फिर धो लिया फिर उसको उबाल दिया, तो ये जितना प्रक्रिया बढ़ती जाएगा उतना उसमें से विटामिन जो है निकलते जाएंगे और सिर्फ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, वो सिर्फ पेट भरेगा, एनर्जी नहीं देगा। तो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। ठीक है, तो पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सामग्रियों को सम्मिलित करें, क्योंकि पकाते हैं ना तो उसमें विटामिन जो सी होती हैं वो गर्म होने के कारण वो उड़ जाती है, ठीक है, निकल जाती है। इसलिए अगर हम कच्ची सब्जियों को सम्मिलित कर ले, जैसे मूली हो गया, गाजर वगैरह हो गया, नींबू हो गया, तो ये विटामिन सी हमें आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि भोजन पकाते समय भोजन में तो रहता है लेकिन ये गर्मी के कारण उड़ जाता है। इसलिए अलग से हमें कच्ची फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करना चाहिए ताकि इसका पूर्ति हो सके शरीर में। तो बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। वसायुक्त मतलब जैसे पकौड़ा वकौड़ा हो गया जिसमें ज़्यादा तेल वगैरह का मात्रा होता है। तो बूझो जो है ये सोचता है ना कि जो वसायुक्त यानी वसा से बना हुआ खाना ही सबसे अच्छा भोजन है। तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है, क्या करें कि एक कटोरा अगर कार्बोहाइड्रेट युक्त यानी कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट युक्त मतलब क्या हो गया, चावल रोटी जो है, कह रहे हैं कि वसा युक्त भोजन जो है ज़्यादा ऊर्जा देता है उसके अपेक्षा में। तो क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए इतना बड़ा पेट होने के कारण बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, इसलिए ज़्यादा वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो मोटापा बढ़ती है तो सारा शरीर का ढांचा ही इधर से उधर हो जाएगा, फिटनेस कुछ रहेगा ही नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? योगा करना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तो अब कुछ आएंगे, नहीं तो फैलते जाएंगे। जिसको जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक फैलते जाएगा, जगह छींकते जाएगा, क्षेत्रफल अपना बढ़ाते जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं 2.4 अभावजय रोग देखते हैं। तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि यानी लंबी समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ही प्रकार का रोज़ खा रहे हैं तो क्या होगा कि अब जो मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से लंबे समय तक एक ही प्रकार का भोजन करते रह जाएंगे तो जो अंदर के जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है पोषक तत्व, तो ये रोग वगैरह होने लगता है जिसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। पर प्रोटीन मतलब जैसे सोयाबीन वगैरह प्रोटीन मिलता है इसमें, जैसे सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन सोयाबीन में ही मिलता है, तो वृद्धि का ये अवरुद्ध कर देगा। अब क्या होगा, उसका वृद्धि ही नहीं हो पाएगी, अवरुद्ध यानी कि उसका वृद्धि ही रुक जाएगी अगर प्रोटीन का मात्रा नहीं ले रहा है। तो चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना यानी बालों का रंग उड़ना, बाल झड़ना, ये सारे प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, और सोयाबीन जो होता है ना प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर वो खाएंगे तो ये सारे जो हैं अच्छा से संतुलित हो सकते हैं। तो त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि, तो त्वचा के जो बीमारियां होते हैं, चर्म रोग वगैरह भी होते हैं, पेचिश वगैरह के रोग जो होने लगते हैं। तो यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। अर्थात प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अगर भोजन से लंबा समय तक हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ना उसका पूरा वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी, ना वो बढ़
पाएगा और ना वो घट पाएगा, उसी पर इसी हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, है ना। वो इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, लाठी की सहारा लेना पड़ेगा, इतना वो कमज़ोर हो जाएगा अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हटा दिया जाए तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। ठीक है, आहार यानी कि जो भोजन लेते हैं, अगर उसको संतुलित भोजन लिया जाए तो क्या होता है, सारे रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ना होते हैं गरीब लोग ज़्यादा मतलब बुखार उखार ज़्यादा रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उन लोग का एक ही प्रकार का भोजन काफ़ी समय तक मिलता है। इसलिए उन सब का जो है वृद्धि रुक जाती है शरीर का, इसलिए पतले दुबले कमज़ोर होते हैं। और जो काफ़ी पैसे वाला होते हैं, जो अपना संतुलित आहार भोजन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए वो हट्टे कट्टे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, गोल मटोल होते हैं। तो ये सारे भोजन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, नहीं तो ये सब नहीं खा पाएंगे संतुलित भोजन, तो उसके बदले में दवा लेना पड़ता है। दवा में भी उसी सब को सोच कर बनाया जाता है कि पतला है, इसका मतलब इसका विटामिन ये कमी है, उसका गोटी दे देगा तो संतुलित हो जाएगा। लेकिन वो रासायनिक क्रिया है, एक चीज़ के लिए खाएंगे तो कितना रोग उत्पन्न कर देता है वो। तो ये सब होता है। ठीक है, तो अब देखो, इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसलिए आप जिस भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ के जो बच्चे जो मतलब जो अच्छे से होते हैं, लंबे होते हैं, अच्छे होते हैं, वहाँ का सबसे पहले वहाँ का भोजन पर अपन देखना चाहिए कि पानी कैसे पीते हैं, खाना कैसे खाते हैं, खाने में क्या क्या शामिल करते हैं। ये जब सारा प्रेक्षण करोगे ना, तो ये सारा चीज़ यही मिलेगा कि वो लोग हर चीज़ खाते हैं, इसलिए वो लोग अच्छे से रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे कुछ विटामिन के कुछ कमियाँ होती हैं जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सारणी 2.3 है, तो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से अभावजन्य रोग का विकार, देखिए क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि जो अपना जो देखने की क्षमता है वो कम होने लगती है। देखो, कमज़ोर दृष्टि यानी अंधेरे, यानी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई न देना, ये सारे बंद हो जाना विटामिन ए के कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी अगर हम पूरा कर लेंगे तो ये सारे चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। विटामिन B1 के लिए बेरी होता है। बेरी क्या होता है, तो इसमें दुर्लभ पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। जैसे पेशियाँ होती है ना, मांसपेशियाँ, वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे बेरी का रोग होता है। विटामिन सी तो स्वकर्वी होता है ना, स्वकर्वी नामक रोग होता है, जिसे मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसका कमी क्या होगा, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी का मतलब क्या हुआ, खटापन चीज़ थोड़ा सा लेना चाहिए जिससे ये कमी ना हो। जब मसूड़ से खून निकलने लगे, घाव भरने में अधिक समय लग रहा हो, कोई घाव हो गया है वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा हो, तो सोच लेना कि विटामिन सी की कमी हो गई है। विटामिन डी, तो इसके कमी से रिकेटस का रोग होता है। ये क्या होता है, तो अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाता है। जो हड्डी होते हैं ना, हड्डियाँ मुलायम हो जाएगी और मुड़ जाएगी, जिससे लंगड़ा लूज हो जाते हैं आदमी। तो इसलिए विटामिन डी लेना चाहिए, जो धूप से भी मिलता है और मांस मछली से भी ये सब मिलता है। ये लेना चाहिए ताकि हड्डी को कैल्शियम मिले, ताकि हड्डी मजबूत रहे और मुलायम होकर ना मुड़े। कैल्शियम क्या होता है, तो देखो, कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंत क्षय, यानी दंत क्षय मतलब दांत जो देखते हैं ना, दांत में परत बाई परत होकर, जैसे कैसे बारिश होता है तो मिट्टी का परत बाई परत पूरा उखड़ कर सब दह कर जाने लगता है इथी में, तालाब वगैरह में, उसी तरह दांत का भी क्षय होने लगता है कैल्शियम की कमी से। जो गाय के दूध में कैल्शियम ज़्यादा मिलता है और भैंस के दूध में वसा का मात्रा ज़्यादा होता है। तो अगर हम गाय का दूध का सेवन करेंगे तो कैल्शियम की भरपूर मात्रा मिल जाएगी, और बहुत सारे अंडा वगैरह भी खाएंगे तो इसमें मिलता है। तो इससे क्या होता है, तो कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय, यानी कि अस्थियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी कैल्शियम की कमी से, और दंत क्षय शुरू हो जाएगा। आयोडीन की ना, देखो आयोडीन भी एक तत्व है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है, यानी गायटर। तो घेघा रोग जैसे देखते हैं ना, ये जो मतलब गर्दन है ना, गर्दन फूल जाता है पूरा वेन की तरह, उसे घेघा रोग बोलते हैं। गर्दन मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि ये जो है इसीलिए आयोडीन युक्त नमक यूज करना चाहिए, जैसे कि टाटा वगैरह में आयोडीन होता है।
इसलिए टाइटन नमक वगैरह खाना चाहिए, उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। तो ये देखो दिखाया ना कि गर्दन की ग्रंथियाँ का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होना, यानी बच्चे भी विकलांग हो जाते हैं इससे, इसका कमी होता है। तो और देखो लोहा, लोहा के जैसे कि हम उसे आयरन बोलते हैं, आयरन की कमी तो अरक्तता यानी कि इससे कमजोरी होती है। तो इसलिए लोहा के मात्रा जो होता है शरीर में होना चाहिए, आयरन की मात्रा होना चाहिए। जैसे इस समय हम लोग देते हैं जो गोली ना, आयरन के गोली हम लोग बटे हुए थे इसमें, जैसे कि ये हीमोपैथी वाला था, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को खाना था। तो ये आयरन को, ये ना आर्सेनिकम एल्बम 30, तो इसे लोग खाते थे ताकि हम लोगों का जो है कमज़ोर ना हो, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अब मजबूत रहे। तो हो गया। इसके बाद प्रमुख शब्द देख लेते हैं। तो संतुलित आहार, बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुचांश, चर्बी, मंद, विटामिन, ये सारे जो है इस पर सब बातें पर डिस्कस हो चुकी हैं, इसलिए अब नया कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कोई नया वर्ड नहीं है, सारे चीज़ के बारे में बता दिया गया है। सारांश इसका क्या निकला पूरा पाठ का, तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो क्या है वो हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा प्रदान करने वाले चीज़ होते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट खाएं या कोई वसा युक्त खाओ, वो मतलब तुम्हें ज़्यादा जल्दी से मतलब एनर्जी दे देता है, भूख जल्दी मिटा देता है। लेकिन वसा थोड़ा कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि मोटापा भी बढ़ाता है। एक तरफ फायदा है तो एक तरफ हानि भी है। इसके बाद प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षरण के लिए होती है। तो इसलिए मतलब हमारे शरीर का अगर विकास करना है तो प्रोटीन और खनिज लवण लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर वृद्धि करे। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। जैसे यहाँ पर विटामिन के बारे में देखे हैं, तो विटामिन से हमारे शरीर को क्या करते हैं, तो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुचांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वही कह रहा है कि एक ही प्रकार के लंबे समय तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण ये जो है रोग वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको इसी करके PDF के द्वारा प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और इसका अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।